दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपका अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जहां आपको उस सवाल का तुरंत जवाब मिल जाएगा। यानी कि आप सवाल कीजिए और तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा, जहां आपको लंबे समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जाइए, अभी कमेंट कीजिए जो भी आपका सवाल है। जब तक चलते हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका बिहार वासी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक गांधी सेतु के दूसरे लेन का मंगलवार को उद्घाटन कर दिया है। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा बिहार के कई दिग्गज नेता और मंत्री भी मौजूद थे। इस मौके पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि गंगा नदी पर कई पुल का निर्माण किया जा रहा है। अब गांधी सेतु के दूसरे लेन से गाड़ी फर्राटा भर सकेगी। फिलहाल एक ही लेन से गाड़ियों का आवागमन हो रहा था, इस वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। दूसरा लेन शुरू होने से आम लोगों को ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा है कि जब वो एक बार बिहार आए थे तो फिर ट्रैफिक जाम में उनकी हालात खराब हो गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मजदूरों का अब मजदूरी बढ़ गए हैं। जब बिहार के मजदूरों को अब न्यूनतम 366 रुपये रोजाना मजदूरी मिलेगी। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि की अनुशंसा न्यूनतम मजदूरी परामर्शदाता परिषद ने की है। अब इस पर लोगों से आपत्ति और सुझाव लिए जाएंगे। 2 महीने बाद नई दर बिहार में प्रभावी हो जाएगी। इस तरह मौजूदा दर से बिहार के 3 करोड़ से भी अधिक मजदूरों को कम से कम 48 रुपये अधिक मिलेंगे। महंगाई को देखते हुए परिषद ने इस बार मजदूरों के मूल वेतन में 15% वृद्धि की अनुशंसा की है। प्रस्ताव के तहत पूर्व से चल रही न्यूनतम मजदूरी की मूल्य दर एवं महंगाई भत्ता को समाहित करके उस पर 15% अतिरिक्त आर्थिक लाभ देते हुए कामगारों के न्यूनतम मजदूरी के नए मूल्य वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके लागू हो जाने से सामान्य कार्य में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी बढ़कर के 366 रुपये रोजाना तक हो जाएगा, जो अभी 318 रुपये ही है। दोस्तों बात करते हैं कि बढ़ते सरिया और सीमेंट के दाम ने जहां आम लोगों की आसानी बनाने के सपने में ठहराव ला दिया था, तो वहीं अब सीमेंट और सरिया के दामों में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे अब आम लोग भी अपने सपने को आकार दे सकते हैं और अपना खुद का आशियाना बना सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी घटाए जाने के बाद पिछले कई दिनों से सीमेंट और सरिया के दामों में हर रोज गिरावट आ रही है। दाम कम होने से लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक भी दिखाई दे रही है और जिन लोगों ने घर बनाने के सामान के बढ़ते दामों को देखकर अपना घर बनाने का सपना वही रोक दिया था, अब वह भी अपना घर बना सकते हैं। कारोबारियों के अनुसार बीते 1 महीने में सरिया का भाव करीब 12 से 15 रुपये प्रति किलो सस्ता हुआ है। वहीं सेकेंडरी सरिया के भाव में 15 से 20 रुपये प्रति किलो कम हुए हैं। कारोबारियों का कहना है कि बाजार में सीमेंट का भाव भी पिछले 2-3 सप्ताह में बड़े ब्रांड में 20 रुपये और सामान्य ब्रांड में 30 से 40 रुपये तक प्रति बैग कम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सीमेंट और सरिया जैसे बिल्डिंग मटेरियल के दामों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि अब आप जितना का रिचार्ज करेंगे उतना ही बिजली मिलेगी। यानी कि बिजली भी टीवी और मोबाइल रिचार्ज की तरह ही रिचार्ज होगी। इसके लिए साउथ बिहार पावर प्राइवेट लिमिटेड ने कवायद तेज कर दी है। जहां पहले चरण में बांका शहर के 9000 उपभोक्ताओं के घर डिजिटल मीटर लगना है। बांका शहर के काम पूरा हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में इसकी कवायद तेज होगी। इसमें बिजली खपत होने पर आपको तुरंत रिचार्ज कराना होगा। समय पर रिचार्ज नहीं कराया तो फिर बिजली खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं के घर पुराना मीटर हटा करके नया मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उद्योग के विकास और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आने वाले दिनों में पूरे देश में बिहार लेदर और टेक्सटाइल का बड़ा हब बन जाएगा। आज 8 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 का लॉन्च करेंगे। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस पॉलिसी के लॉन्च होने के बाद बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों की स्थापना के लिए नए द्वार खुल सकेंगे। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर
पॉलिसी 2022 को लेकर के बहुत उम्मीदें हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश भर के टेक्सटाइल और लेदर प्रक्षेत्र के लोगों की मंशा बिहार में निवेश की है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग ने देश की बेहतरीन पॉलिसी बनाई है। इसमें बिहार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से प्राविधान किए गए हैं, जिसकी जानकारी 8 जून यानी कि आज मिलेगी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों इसकी लॉन्चिंग होगी। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए बताया है कि 26 मई 2022 को बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इसकी लॉन्चिंग के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकृति दे दी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एथेनॉल पॉलिसी के बाद अब टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बिहार के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। जहां उन्होंने कहा कि पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही बहुत सी टेक्सटाइल और लेदर कंपनियों ने संपर्क किया है और ऐसा लग रहा है कि ये कंपनियां बिहार को निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में देख रही है। दोस्तों बात करते हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल द्वारा इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणियों के बाद मचे बवाल के चलते बीजेपी सतर्क हो गई है। बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को नसीहत दी है कि वे इधर उधर की बात ना करके मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करें। या टीवी डिबेट में हिस्सा लेने के दौरान बोलने से पहले 100 बार सोच ले और हद पार ना करें। आपको बता दूं कि बीजेपी ने मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल को पैगंबर मोहम्मद पर उनकी सोशल मीडिया टिप्पणी के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को टीवी पर एक बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणी के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। दिल्ली भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि प्रवक्ताओं को केवल मोदी सरकार के कार्यों के बारे में बोलने के लिए कहा जाता है और कुछ भी नहीं, जहां इधर उधर की बात बिल्कुल भी ना करें। दिल्ली भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि हमारे प्रवक्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उत्सव की थीम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के बारे में ही बात करें। दिल्ली भाजपा के सूत्रों ने कहा है कि जिंदल के खिलाफ रविवार की कार्रवाई के बाद राज्य नेतृत्व को लगता है कि पार्टी प्रवक्ताओं और टीवी पैनलिस्टों को बहस के दौरान सीमा पार नहीं करनी चाहिए और बोलने से पहले 2 बार सोचनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, नालंदा, पूर्णिया समेत कई जिलों में बालू गिट्टी के दाम बढ़ गए हैं। इसका सीधा सा असर घर बनाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक तरफ सीमेंट और सरिया का दाम घट रहा है तो दूसरी तरफ बालू और गिट्टी का दाम बढ़ रहा है। खबर के अनुसार खुदरा मार्केट में गिट्टी की कीमत 6200 से लेकर करके 9200 प्रति 100 सेफ्टी तक पहुंच गया है। इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। वहीं एक सप्ताह पहले 2500 रुपये में मिल रहा बालू अब 4000 रुपये में मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जब से बालू का खनन बंद हुआ है तब से बालू की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब बिहार के कुछ जिलों में बालू की कीमतें तेजी के साथ बढ़ी है तो फिर वहीं कुछ जिलों में इसकी कीमतों में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पटना, बक्सर, नालंदा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में गिट्टी फिलहाल 7000 रुपये प्रति ट्रॉली मिल रहा है, जो बीते माह 6500 रुपये मिल रहा था। अच्छा, वहीं बिहार के जहानाबाद में गिट्टी की कीमत सबसे ज़्यादा 9200 प्रति 100 सेफ्टी तक पहुंच गया है। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी से किए गए वादे के मुताबिक विधान परिषद की एक सीट का उधार चुकाने का अनुरोध किया है। अच्छा, इस संबंध में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। मुकेश सहनी ने भाजपा से किए गए वादे को याद दिलाते हुए पत्र में कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 के समय वीआईपी एनडीए का हिस्सा थी। वीआईपी को गठबंधन में शामिल करने के समय वीआईपी को 11 विधानसभा सीट और 1 एमएलसी सीट देने को वादा किया गया था। जब पूर्व मंत्री ने बताया है कि उस समय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता के बीच भी इस समझौता को रखा था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की जेलों की जितनी क्षमता है उससे कहीं अधिक अपराधी अभी जेल से बाहर हैं। जहाँ ये हालात तब है जब जेल पहले से ही हाउसफुल चल रहा है। जहाँ सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से इसका पता चला है। जहाँ बिहार की जेलों की कुल क्षमता 47,750 है, जिसमें मई के अंत तक 65,000 से भी अधिक कैदी बंद है। इसके बावजूद भी बिहार में 51,000 वारंटी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अगर पुलिस इन्हें पकड़ भी ले लेती है तो फिर जेलों में रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय द्वारा मांगी गई जानकारी पर पुलिस मुख्यालय
ने बताया है कि अप्रैल माह के अंत तक बिहार में वारंट और कुर्की के कुल 55,689 मामले लंबित है। इसमें 51,906 मामलों में वारंट जारी किया जा चुका है, जबकि 3783 मामलों में कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा 11,000 से भी अधिक लंबित वारंटी और 1291 कुर्की के मामले मुजफ्फरपुर जिले में। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर और पटना जैसे जिले भी वारंटियों को पकड़ने में पीछे हैं। बिहार की 59 जेलों में करीब 1 दर्जन ऐसे हैं जेल हैं जहां 2 गुने से भी अधिक कैदी बंद है। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेता के कथित विवादित बयानों का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जहां दुनिया के कई मुस्लिम देशों के ऐतराज के बाद ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। जी हां, अब इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की भी एंट्री हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने भारत में इस निंदा के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने कतर एवरेज के बायकॉट करने का आह्वान करते हुए चलाए जा रहे ट्विटर ट्रेंड का भी समर्थन किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से जुड़े संगठन ने विवाद को लेकर के कतर सरकार के रुख पर सवाल उठाया और कहा कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हाल ही में मिले शिवलिंग को जब कुछ लोगों ने फव्वारा बताया तो फिर इससे हिंदू मान्यताओं का अपमान हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि आपने पटना की ग्रेजुएट चाय वाली बीटेक चाय वाला का नाम तो खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो CTET की परीक्षा पास करने के बावजूद भी ई-रिक्शा चला रहे हैं कमाने के लिए। यह मामला बिहार के बेगूसराय का है, जहां एक युवक CTET पास है और ई-रिक्शा चला रहा है। युवक का नाम है मोहम्मद जहांगीर। ये सुनकर शायद आपको भी हैरानी होगी कि युवक CTET पास होने के बावजूद भी रिक्शा चला रहा है, लेकिन जहांगीर की रिक्शा चला करके अच्छी कमाई हो रही है और वे अपने काम से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि वे एक टीचर बनकर जितना कमाता उससे ज़्यादा लोग उसे रिक्शा चलाने के बाद पहचानने लगे हैं। मोहम्मद जहांगीर बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चंदौर गांव का रहने वाला है। CTET पास होने के बावजूद भी जहांगीर पिछले 2 महीने से ई-रिक्शा चला करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। जहांगीर का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की और CTET के एग्जाम में पास भी हुए। उन्हें लगा कि वह अब शिक्षक बन जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। इसके बाद उन्होंने खुद का काम शुरू किया जिससे वे अच्छे पैसे कमा लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर बुखार, बदन दर्द आदि को कंट्रोल करने पर अधिकतर लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं। इससे दर्द में राहत भी मिलती है। ये एक ऐसी दवाई है जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या ये भी थी कि मेडिकल स्टोर से इसे लेने के लिए आपको डॉक्टर की पर्ची दिखानी पड़ती थी। इस जटिलता की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती थी। इसके ज़्यादा यूज़ और लोगों की सहूलियत को देखते हुए सरकार अब पैरासीटामोल और आम इस्तेमाल वाली 15 अन्य मेडिसिन को OTC लिस्ट में डालने जा रही है। OTC का मतलब है कि ओवर द काउंटर। आसान शब्दों में कहें तो अब आपको इन दवाओं को लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के अच्छे दिन आने वाले हैं। झारखंड से बिहार को अलग करने के बाद बालू और बाढ़ की बहुयात वाले बिहार के भूगर्भ में अब कीमती वस्तुओं के मिलने की संभावना बलवती होती जा रही है। जब बिहार के एक इलाके में सोने का खान मिल रहा है तो फिर वहीं दूसरे इलाके में तेल के भंडार होने की संभावना जताई गई है। जब बिहार के बक्सर और समस्तीपुर जिले में तेल के बड़े भंडार होने का पता चला है, जो आपको पहले भी KDB लैब की ओर से बताया गया था, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है। यह ONGC की माने तो समस्तीपुर जिले के 308 किलोमीटर और बक्सर के 52 वर्ग क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तेल के खोज के लिए बिहार सरकार ने ONGC को स्वीकृति प्रदान की है। यह भारत सरकार ने भी एक प्रस्ताव भेजा था। ONGC ने बिहार के खान और भूतत्व विभाग से पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस का आवेदन दिया है। जब बिहार सरकार ने ONGC के आवेदन को मंजूरी दे दी है। बक्सर जिला प्रशासन को इस संदर्भ में एक पत्र आया है। बक्सर के जिलाधिकारी ने बताया है कि इस आशय का पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ है। जी हाँ, गंगा के बेसिन में पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं, इस पत्र में बताया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड का यह अनुमान है कि बक्सर 52 किलोमीटर और समस्तीपुर में तेल के बड़े भंडार हो सकते हैं। DM ने कहा है कि बहुत जल्द ही ONGC के साथ मिलकर के स्थल निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के चंपारण से ऐसी खबर सामने आई है जिससे रिश्तों को तार तार कर देने वाली है। जी हाँ, शादी के बाद दूल्हा सुहागरात की तैयारी के लिए बाजार गया हुआ था और इस बीच दुल्हन अपने ससुराल से फरार हो गई। वह अपने साथ 4 लाख रुपए का जेवर और 1.5 लाख रुपए का कैश भी साथ लेकर चली गई। मामले के प्रकाश में आने के बाद दूल्हा का परिवार अपना सिर पीट रहा है। वह वहीं आसपास के लोग कई तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं।
यह सुहाग रात से पहले अपने ससुराल के सामान को लूटकर फरार होने का ये सनसनीखेज मामला बिहार के पूर्वी चंपारण की पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र में स्थित धनौजी पंचायत के हरनाथपुर परसोनी गांव का है। इस गांव के आनंद कुमार की शादी धूमधाम से हुई थी। इस शादी से दुल्हा और दुल्हन के परिवार वाले काफी खुश थे, जब पर दुल्हन की मन में कुछ और ही चल रहा था और लुटेरी दुल्हन सुहाग रात की रात पर वे घर में रखी नकदी और आभूषण लेकर के फरार हो गई। जब दुल्हा के परिवार वालों ने थाना में लिखित शिकायत दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग को लेकर की तलखत टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ नियम कानून बना देने से कुछ नहीं होता है, जब काम ऐसा हो कि सभी लोग उसे करने लगे। साथ ही नीतीश कुमार ने चीन का हवाला देते हुए कहा कि चीन का ही पता कर लीजिए, हम चीन गए थे तो वहां भी इसके संबंध में अनुभव मिला था, पर हमारा इस पर अपना विचार है। सबको जागरूक कीजिए तभी फायदा होगा। लड़की जब पढ़ लेगी तो सब ठीक होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि जब सरकार में हम लोग आए थे तो फिर प्रजनन दर 4.3 था, जो अब घट कर के 3 पर आ गया है। 2012-13 में इसका पूरा अध्ययन कराया गया। पति और पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तब प्रजनन दर देश का और अपने यहाँ का भी 2 था। अगर पत्नी इंटर पास है तो फिर देश का प्रजनन दर उससे भी थोड़ा कम था। उसी समय लड़कियों को और शिक्षित करने का काम शुरू कराया गया। उसी का नतीजा है कि लड़कियां पढ़ने लगी है और अब प्रजनन दर बिहार में घट करके 4.3 से 3 पर पहुंच गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर बिहार से गुजरने वाली कई यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि घर से निकलने से पहले एक बार अपनी ट्रेन के बारे में जरूर जानकारी हासिल कर ले, ताकि आपको बाद में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। भारतीय रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गोड्डा रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग यानी कि NI का काम चल रहा है। इसको लेकर कल तक के लिए 48 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उत्तर बिहार में रेलवे आवागमन का सबसे सुगम साधन है। ऐसे में 12 से ज्यादा यात्री ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में हर रोज कई बच्चे लापता होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में हर साल औसतन 5000 बच्चे गुम हो जाते हैं। हालांकि कई बच्चों के लापता होने के बाद उसके परिवार वाले रिपोर्ट दर्ज भी नहीं कराती है। जब पुलिस ने जो रिकॉर्ड जारी किया है उसके अनुसार पिछले 3 साल में बिहार से 16,559 बच्चे लापता हो गए थे। अगर बात इन बच्चों के बरामदगी की करें तो फिर केवल 7,219 बच्चों के नाम है। 9,340 बच्चे का अभी तक अता पता नहीं चल सका है। इस आधार पर देखा जाए तो फिर लापता बच्चों में सिर्फ 45 बच्चे बरामद हो पाते हैं। जब पुलिस के तैयार किए गए आंकड़ों को देखें तो फिर 2019 में 7,297 बच्चे लापता हुए थे। उनमें 3,188 बच्चे ही वापस घर लौट पाए हैं, जबकि 4,109 बच्चे की तलाश अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं 2020 में लापता बच्चों की संख्या 2867 थी। इसमें 1193 बच्चे को बरामद कर लिया गया, लेकिन 1674 बच्चों का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। पिछले साल 2021 की बात करें तो 6,395 बच्चों के लापता होने का मामला दर्ज किया गया था। इनमें से 2838 बच्चों को खोज लिया गया, जबकि 3557 बच्चे अब तक नहीं मिल पाए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा बच्चे पटना, गया, भागलपुर, मोतिहारी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, गोपालगंज और रोहतास जिले से लापता होते हैं। इन जिलों में औसतन हर साल 200 से अधिक बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने जातीय जनगणना को लेकर के आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें जातीय जनगणना को लेकर के पूरी जानकारी दी गई है। वही जातीय जनगणना को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इसमें बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की भी गिनती की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जातीय जनगणना पर चर्चा करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में इतनी अच्छी जाति की गणना होगी कि बाकी राज्य भी ऐसी ही कराएंगे। 1 महीने की तैयारी के बाद गणना का काम शुरू होगा। फंड का अलॉटमेंट कर दिया गया है। बिहार से बाहर रहने वाले लोगों की भी गणना होगी, चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब के हो, अपर कास्ट, बैकवर्ड, दलित हो या फिर आदिवासी, सबके बारे में आर्थिक स्थिति समेत पूरी जानकारी ली जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मौसम में फेरबदल जारी है, जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से अगले 24 घंटे में राहत मिल सकती है। उत्तर और पूर्वी बिहार के अधिकतर इलाकों में बुधवार को मध्यम बारिश के आसार हैं। जहां मौसम विभाग ने इस क्षेत्र में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। जहां पूर्वी उत्तर बिहार के निकट सिलीगुड़ी में मानसून सक्रिय है। जहां मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मानसून प्रवेश की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। जहां सिलीगुड़ी के आसपास मानसून 3 दिनों से अभी स्थिर है। बिहार में मानसून 12 जून तक आने की संभावना है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों को 33% आरक्षण के लिए अभी इंतजार करना होगा। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए तैयारी जारी है। जेईई का मेन पहला चरण 20 जून से होना है। जेईई मेन के स्कोर के आधार पर ही बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना है, लेकिन अब तक इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन कराने की जिम्मेवारी निभाने वाले बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को आरक्षण से संबंधित कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब बंद पड़ी चीनी मिलों के जमीन का उपयोग कपड़ा मिल खोलने के लिए किया जाएगा। जब बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों की 2800 एकड़ जमीन को उद्योग विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया है कि ट्रांसफर की गई जमीन में से 1719 एकड़ जमीन मेगा टेक्सटाइल पार्क में मिल गई है। लॉजिस्टिक पार्क में लगभग 1700 एकड़ से ज़्यादा जमीन गया में मिल गई है। जब मधेपुरा में 173 एकड़ जमीन ऑफर हुई है। खगड़िया में 100 एकड़ जमीन ऑफर हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि डिग्री दिखा करके चाय दुकान या फिर दूसरे प्रकार के बिजनेस करने का प्रचलन इन दिनों तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में अब तक पटना में ही इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब बिहार के दूसरे शहरों में भी ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिलने के कारण चाय दुकान या फिर दूसरे छोटे बिजनेस में उतर गए हैं। जहाँ कटिहार जिले में ऐसे ही शख्स है, जहाँ अजय कुर्सेला जो MA पास है लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलने और फिर परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए उन्होंने NH 31 डुम्बर चौक के पास अपना चाय दुकान शुरू किया है। इस चाय दुकान में शुद्ध क्वालिटी के पेड़ा, घी और दही भी उपलब्ध है। जिस जगह पर अजय ने अपनी चाय की दुकान शुरू की है वो इलाका दियारा क्षेत्र से सटा हुआ है, जिसके कारण अब तक ये इलाका अपराध के घर के रूप में जाना जाता था, मगर इस तरीके के सोच वाले युवाओं ने इलाके की फिजा बदल दिया है। अब दूर दराज से यात्रा करने वाले लोगों के लिए MA पास चाय वाला का ये टी स्टॉल नया डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हुए MA पास डिग्री वाले अजय कुर्सेला 8 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ऐसे में उनके जीवन को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी अजय के कंधे पर थी। वही छोटे भाई ऐसे ही काम करके ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। ऐसे में उन्हें इस काम में अधिक मुनाफा लगा और अब इसलिए इस काम से जुड़ गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत के जॉब मार्केट को लेकर के बड़ा दावा किया गया है। जहां एम्प्लॉयमेंट एंड रिक्वायरमेंट एजेंसी माइकल पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की कंपनियां का 66% स्टाफ अगले 6 माह में नौकरी छोड़ने की योजना बना रहा है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों के इस्तीफे का दौर 2022 में भी बेरोक टोक जारी रहने का है। माइकल पेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर जीवन और नौकरी के बीच संतुलन की खातिर भारत के 61% कर्मचारी कम वेतन पाने और वेतन वृद्धि या फिर पदोन्नति छोड़ने को तैयार है। ये सिलसिला बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के बाद से जारी है और ये 2022 में और तेज हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सभी बाजारों, उद्योगों, वरिष्ठों और अलग अलग आयु समूह के कर्मचारी के बीच 2022 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसमें कमी के कोई भी संकेत नहीं है। कुल मिलाकर आगामी कुछ माह में बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन की संभावना है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बंद कमरे में भाई बहन YouTube देख करके जाली नोट बनाने सीखता था। जब भेद खुली तो फिर दिमाग ठिकाने आ गया। ये मामला सितंबर 2020 में सामने आया था। ये खबर आज तक इंटरनेट की सनसनी बनी हुई है। इसकी वजह बहुत बड़ी है। दरअसल ये भाई बहन बंद कमरे में YouTube देख करके जाली नोट बनाने की तरीके सीख रहे थे। ऐसे मामले देश भर में सामने आते रहते हैं। आपको बता दें कि RBI ने मई में अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की थी। इसके अनुसार 2016 में नोटबंदी के बाद नकली नोटों पर लगाम लगी थी, लेकिन पिछले 1 साल में फिर से फेक करेंसी यानी कि जाली नोट तेजी से मार्केट में फैली है। भाई बहन सिर्फ एक उदाहरण है। ये भाई बहन सुनीता राय और प्रदीप महाराष्ट्र के पुणे में स्थित पिपरी के रहने वाले हैं। उन्हें सितंबर 2021 में क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था। उन्होंने YouTube के जरिए 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नकली नोट छापे थे। ये बुजुर्ग दुकानदार या फिर गाँव के सीधे साधे लोगों को नकली नोट टिकाते थे, लेकिन सब्जी मंडी में एक दुकानदार को नकली नोट देने पर पोल खुल गई। जहाँ उसे शक हुआ तो फिर उसने पुलिस को बुला लिया। इनका मामला मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था। जहाँ इंटरनेट पर ये केस आज भी सनसनी बना हुआ है। ये सिर्फ एक उदाहरण है जहाँ टेक्नोलॉजी इजी होने से फेक करेंसी बनाना आसान होने लगा है। RBI ने माना है कि फेक करेंसी यानी कि जाली नोट बढ़ गई है। जब 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था तब अनुमान लगाया गया कि इससे नकली नोट कम हो जाएंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर बाजार में नकली नोट दिखाई देने लगे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना के काम में बड़ा बदलाव किया गया है। स्नातक पास छात्राएं अब प्रोत्साहन राशि यानी कि 50,000 रुपये पाने के लिए अपने कॉलेजों में आवेदन नहीं करेगी, जब बल्कि शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अगले माह से ऑनलाइन आवेदन करेंगी। जब विभाग ने विश्वविद्यालय में सत्यापन के लिए आवेदनों के लंबित रहने या फिर देर से होने के चलते ये व्यवस्था की है। शिक्षा विभाग ने एक पोर्टल को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें पात्र छात्राएं आवेदन करेगी, गलत नाम से आवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकेगा। जब आवेदन के समय ही आवेदक के नाम, कॉलेज, विश्वविद्यालय के नाम और किस विषय में मान्यता मिली है इसकी भी जांच हो जाएगी। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25 के बजाय 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए जुलाई से पोर्टल पर स्नातक पास छात्रों को आवेदन करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में विभाग की ओर से सभी कुल सचिवों को निर्देश दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 के पहले स्नातक पास जिन छात्राओं के परीक्षा परिणाम जारी किए हैं उन्हें 25,000 की प्रोत्साहन राशि मिलनी है। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता की टिप्पणी पर हुए विवाद के बीच बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करके विवाद को जन्म देने वाली राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बीजेपी ने रविवार को ही सस्पेंड कर दिया था। जब उनके बयान की कई मुस्लिम देशों ने निंदा की, जब वहीं अब राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की कट्टरता ने दुनिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है। दरअसल नुपुर शर्मा के मामले में विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। जब ऐसे में राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि आंतरिक रूप से विभाजित होने से भारत बाहरी रूप से कमजोर हो जाता है। जब भाजपा की शर्मनाक कट्टरता ने न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया है बल्कि विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू ने विधान परिषद के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। जेडीयू ने आफाक अहमद और रविंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। यह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि रविंद्र सिंह और अशफाक अहमद विधान परिषद के उम्मीदवार होंगे। आफाक अहमद वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं और जेडीयू राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी है। वहीं रविंद्र सिंह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। जब शुरुआती दौर से ही वे दल से पूरी निष्ठा से जुड़े रहे। आरजेडी ने 3 उम्मीदवार मुन्नी रजक युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब और अशोक कुमार पांडे ने विधानसभा पहुंच करके नामांकन किया है। जब वहीं भाजपा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होनी बाकी है। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है, जिनमें विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 27 है। इसी 27 में 7 सीटें 21 जुलाई को खाली हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कटिहार समेत पूरे सीमांचल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसे लेकर के 23 जून को विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। ये बातें हम नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 1 दिवसीय कटिहार दौरे के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए कही है। जब बैठक में कटिहार के गांधीगढ़, आजमनगर के गोरखनाथ धाम समेत कई पर्यटक स्थलों के विकास पर मंथन होगा। जब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कटिहार के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के विकास की दिशा में पहल की जा रही है। जब कुर्सेला के गांधीगढ़, आजमनगर में स्थित गोरखनाथ मंदिर, हसनगंज से भड़ीडीह शिव मंदिर, बराड़ी के लक्ष्मीपुर स्थित गुरुद्वारा, बेलवा बारसोई में स्थित सरस्वती मंदिर का पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकास होगा। आगामी 23 जून को पर्यटन विकास विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके बाद इस दिशा में प्रगति होगी। दोस्तों बात करते हैं कि एक पिता ने बेटे के नशे की लत से मजबूर होकर के उसे जंजीर से बांध दिया है। जैसे साथ ही उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि साहब मेरे बच्चे को बचा लो। वही नशा ना मिल पाने के कारण वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। दरअसल हैरान कर देने वाली ये तस्वीर बिहार के किशनगंज जिले की है, जहाँ टाउन थाना क्षेत्र के हालामाला पंचायत में स्थित इस्लामपुर वार्ड नंबर 5 निवासी किशोर का नशे के अत्यधिक सेवन के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसकी आदतों से परेशान होकर के परिवार वालों ने अपने कलेजे पर पत्थर रख करके उसे लोहे की मोटी जंजीर से बांध दिया। नशे की पूर्ति नहीं होने के कारण उसकी स्थिति पागलों जैसी हो गई है। जब बेटे ने अपने मानसिक संतुलन भी खो दिया है और परिजनों की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वे उसका इलाज नशा मुक्ति केंद्र में करा सके। जब पिता फैजुल हक का कहना है कि बेटा तौहीद बचपन से ही बुरी संगति में पड़ गया था और उसे नशे की बुरी लत लग गई थी, लेकिन जब तक परिवार वालों को इसका एहसास होता तब तक बहुत देर हो गई थी। हालांकि जानकारी के बाद परिवार वालों ने इस पर कड़ी बंदिशें लगा दी थी, लेकिन वह अपने नशे की पूर्ति के लिए घर के कीमती सामान बेचने लगा था। आखिरकार तौहीद की हरकतों से परेशान होकर के परिवार वालों ने उसे लोहे की मोटी जंजीर से बांध दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक वृद्ध मौलाना यानी कि बूढ़े मौलाना 3 शादियों के बाद चौथी को अपने जाल में फंसाने की खबर सामने आई है। तलाकशुदा महिला को ताबीज़ बांध करके और मोतीचूर की लड्डू खिला करके अपने वश में कर लिया। इसके बाद उसे कई तरह के लालच दे करके जहाँ तहाँ बुलाने लगा। परिवार वाले मौलाना के करतूत से अनजान थे। ये मामला बिहार के दरभंगा के सकतपुर थाना क्षेत्र का है। जिस महिला के साथ गंदा काम किया वह मौलाना रिश्ते में चचेरे भाई लगता है। इस बीच मौलाना ने पीड़िता को बगीचे में ले जाकर के कुछ गंदा काम किया। उसके बाद वो कहा कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे बेटे के जीवन को संवार देंगे। जब पीड़िता लालच में फंस करके अपना दर्द किसी को नहीं बताया। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा मिले। सरकार ने इसके लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की और कंप्यूटर लैब बना दिया, लेकिन 3 साल की प्रक्रिया में कंप्यूटर शिक्षक बहाली नहीं हुए। जब बिहार सरकार का शिक्षा विभाग ये भी नहीं बता रहा है कि यदि कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त हो गए तो उनकी संख्या क्या होगी, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति को लेकर के 2 बार रिजल्ट प्रकाशित किया गया। इसमें एक बार रिजल्ट 12 मार्च 2021 को आया और इसके बाद रिवाइज रिजल्ट 21 जून 2021 को प्रकाशित किया गया। समस्या तो ये भी है कि जो कैंडिडेट पहले प्रकाशित रिजल्ट में थे उनमें से कई कैंडिडेट दूसरी बार रिवाइज रिजल्ट के प्रकाश में नहीं है। अब कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति कब तक और कितने शिक्षकों की बहाली होगी, इस बारे में विभाग कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा है। इसे लेकर के अब बहाली प्रक्रिया में साल 2019 से अब शिक्षक मानसिक और आर्थिक तंगी से पीड़ा झेल रहे हैं, परेशान है। जब बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा चौपट है। कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर और उसके अधिकांश उपकरण बंद कमरे में धूल फांक रहे हैं। हद तो यह है कि कोरोना काल में जहां ऑनलाइन एजुकेशन के महत्व को सभी ने देखा, लेकिन सरकार ने इसे अपने स्कूल में व्यवस्था को मजबूत करने पर कोई भी काम नहीं किया। वर्तमान में बिहार में 9360 +2 स्कूल है। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की लगाम कसी है। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राष्ट्रीय और प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले नेताओं को पार्टी लाइन से विपरीत बयान नहीं देने का फरमान जारी किया है। यह सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले बयान देने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई है। इनमें से 27 नेताओं को कड़ी हिदायत दी गई है और उनमें से कहा गया है कि कोई भी बयान देने से पहले पार्टी से अनुमति लें। जिन भाजपा प्रवक्ताओं को हिदायत दी है उनमें है अनंत कुमार हेगड़े, गिरिराज सिंह, संगीत सोम, शोभा करंडलाजे, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सैनी, साक्षी महाराज जैसे भाजपा नेताओं को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले बयान देने वाला माना गया है। इधर भाजपा प्रवक्ताओं को भी इस मामले पर कोई भी बयान नहीं जारी करने के लिए हिदायत दी है। प्रवक्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को विवादित बयान नहीं देने को कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बदलाव को लेकर के राजनेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बिहार के पूर्व डीजीपी ने दावा किया है कि बिहार में भ्रष्टाचार की स्थिति पिछले 40 सालों में नहीं बदली है। जैसे 40 साल पहले था वैसे ही हालात अब भी है। जब पूर्व डीजीपी अभय आनंद ने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में राज्य में भ्रष्टाचार की भयावह स्थिति पर प्रकाश डाला है। उन्होंने IPS रहने के दौरान सेवाकाल के अनुभव का जिक्र करते हुए लिखा है कि पूरे 40 साल हो गए हैं जब साहेबगंज और पाकुड़ एक जिला हुआ करते थे। मेरा पदस्थापन संयुक्त जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में हुआ था। झारखंड की स्थापना तब नहीं हुई थी, बिहार अविभाजित था। पदभार ग्रहण करके 24 घंटे के अंदर समझ आ गया है कि अगर पुलिस की पारंपरिक कार्यशैली पर चलता रहा तो फिर इस जिले में दिन रात सोने के अतिरिक्त काम कोई नहीं रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाजीपुर में अलग अलग सड़क योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान बड़ा ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2024 के समाप्त होने से पहले बिहार की सड़कों अमेरिका से भी अच्छी होगी। नितिन गडकरी ने कहा है कि वे जो भी बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं। उन्होंने बिहार के लोगों को भी भरोसा दिलाते हुए कहा है कि जो वचन दिया हूं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सड़कों के विकास से बिहार भी आने वाले दिनों में देश का समृद्ध राज्य बन जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि एक समय था जब गंगा पर मात्र एक पुल था, लेकिन आज पुलों का जाल बिछाया जा रहा है। जब बिहार सरकार की तरफ से गंगा पर जितने भी पुलों के निर्माण की मांग की गई थी सभी को सहमति दे दी गई है। उन्होंने बिहार वासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि 2024 के समाप्त होने से पहले बिहार की सड़कें अमेरिका की सड़कों से भी अच्छी बन जाएगी।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।